इसी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आना शुरू हो रहा है और दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। जो कीलें और जो बाढ़ देश के सीमाओं को हिफाजत करने के लिए लगाए जाने चाहिए, वो अब किसानों से दिल्ली की हिफाजत के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस कानून को किसानों ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि ये फसलों और नस्लों को निजी हाथों में बेच देगा, और ये बात जिले इलाही और उनके लोगों को पसंद नहीं। उस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जो कहते थे कि हम कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। उनको कहना पड़ा कि तपस्या में कमी रह गई। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। यंग इंडिया चार्टर 2024 के लिए पिछले दिनों देश भर के कई विश्वविद्यालयों के बीच जाकर के नौजवानों के सवाल, विद्यार्थियों के सवाल पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और आंकड़ों के साथ इन्होंने पिछले 10 साल का जो केंद्र सरकार का रवैया रहा है शिक्षा को लेकर के, उसके पूरे आंकड़े इन्होंने सार्वजनिक किए। और ये लगभग 56 विश्वविद्यालयों की लिस्ट है जो देश भर के विश्वविद्यालयों में अलग अलग हिस्से से जुड़े रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों की राय ली गई है। आजकल टेलीविज़न चैनल वाले 1000 लोगों की राय लेकर के देश का ओपिनियन पोल बना देते हैं और ये बताते हैं कि देश का अब ओपिनियन ये है कि अब तो हर तरफ बस उन्हीं का बोलबाला है। ऐसे वक्त में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख लोग इस ओपिनियन इस सर्वे में भाग लिए हैं। उन्होंने तमाम सवालों पर अपनी बात रखी। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अलग अलग मसलों पर अपनी राय रख चुके होंगे और लोग रखेंगे। मेरा यहाँ आने का एकमात्र मकसद है, जब इस यंग इंडिया के साथियों ने ये संपर्क किया कि आपको आना चाहिए, तो मुझे लगा कि विश्वविद्यालय का सवाल है और विश्वविद्यालय ने जिस व्यक्ति को निकाल दिया, नौकरी छीन ली, अब उसकी कितनी भूमिका होनी चाहिए इस तरह के सवालों पर बात करने के लिए। फिर मैंने ये सोचा कि नौकरी छीनी क्यों, हमें विश्वविद्यालयों से बाहर क्यों निकाला। शायद इसीलिए कि सच बोलना जो इसी शिक्षा व्यवस्था कलम और किताब की वजह से सीखा था, उसका एक फर्ज निभा रहे थे। और जो लोग विश्वविद्यालयों को एक ही रंग में रंगना चाहते थे, उसकी बजाय एक विचारधारा का गुलाम बनने की बजाय हमने संविधान की बातें करना चुना था। और ये बात जिले इलाही और उनके लोगों को पसंद नहीं। अब वो चाहते हैं कि एक ही रंग के लोग देश भर के विश्वविद्यालयों में रहें। तो इस बात को अगर विश्वविद्यालय के भीतर जो है वो बात नहीं बोलेगा, तो विश्वविद्यालय के बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। इस सर्वे में और तरह की चीजों में वो बातें आई होंगी। हमने 14 साल एकेडमिया में रहते हुए और पिछले लगभग 2 दशक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई और उसके बाद यहाँ पढ़ाने का जो अनुभव रहा, उसमें साफ तौर पर अपने सामने इन शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद होते देखा। आज जब मैं आपके यहाँ बैठा हूँ तो जिस कॉलेज से मुझे निकाला गया, वहाँ के लोगों का कभी कभी फ़ोन आता है हाल चाल लेने के लिए, और वो जो सिस्टम में अंदर बैठे हैं वो कहते हैं कि अब माहौल इतना बदल चुका है कि कई बार लगता है कि हम यहाँ अंदर रहेंगे कैसे, क्योंकि एक किस्म के विचार के लोग भर दिए गए हैं। तो ये एक वैचारिक हमला है। और जिस शिक्षा व्यवस्था को हमने देखा, सुना, समझा है, उसमें तो सबसे पहली बात यह सिखाई जाती है कि आप सच के साथ खड़े होंगे, आप तथ्य और तर्क के साथ खड़े होंगे, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मौजूदा दौर के निजाम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय भी भीड़ में तब्दील हो जाए, वहां सोचने समझने वाले लोग न रहें। इसलिए वो सिलेबस भी बदल रहे हैं और काफी कुछ तो बदल चुका है।
अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, ठीक इसी समय इसी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आना शुरू हो रहा है और दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। जो कीलें और जो बाढ़ देश के सीमाओं को हिफाजत करने के लिए लगाए जाने चाहिए, वो अब किसानों से दिल्ली की हिफाजत के लिए लगाए जा रहे हैं। इससे रिश्ता हमारा ये बनता है कि जिस कोविड के दौर में आपदा को अवसर में बदला जा रहा था, उस समय 3 कानून लागू किए गए बिना संसद में कोई संवैधानिक तरीके से बहस की। उनमें किसानों के सुधार के नाम पर जो बिल आई, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत बहस हुई थी, और अंत में जब वोटिंग का दृश्य आया तो किस तरह से लोकतंत्र को धता बता करके वो बिल पास कर दिए गए। संसद में पास हो गया कानून, लेकिन उस कानून को किसानों ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि ये फसलों और नस्लों को निजी हाथों में बेच देगा। 13 महीने 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, आंदोलन चला, और उन्होंने उस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जो कहते थे कि हम कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। उनको कहना पड़ा कि तपस्या में कमी रहेगी। ठीक उसी वक्त नई शिक्षा नीति इस देश में लागू की, और नई शिक्षा नीति लागू करने के समय संसद में कोई डिबेट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। बिना बहस के इस देश ने अपनी शिक्षा नीति लागू कर दी, और उससे बड़ी बात यह है कि देश ने स्वीकार कर लिया। आज की तारीख में जब हम यहां बैठे, पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू है, उसका असर दिख रहा है। उससे, उस शिक्षा नीति के लागू होने से सबसे पहले उससे बाहर कौन हुआ, ये सामने आंकड़े आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन आंकड़ों में भी वो शामिल होगा। पहली बार इस देश के 90% लोग गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित तबके से विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आना शुरू हुए थे। और नई शिक्षा नीति, आसान भाषा में कहें तो पूरी शिक्षा को अब वहां पहुंचा चुकी है कि सबसे पहले इससे वही लोग बाहर हुए जो सबसे बाद में इसमें शामिल हुए थे। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, चाहे गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चे हो। और ऐसी शिक्षा नीति इस देश ने स्वीकार कर ली है। इसलिए अब हमारा सवाल तो इस देश के नागरिकों से होता है। आप ऐसे प्रधानमंत्री के भाषण सुन लेते हैं जिसकी डिग्री संदिग्ध है, और वो परीक्षा पर चर्चा करने जाते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से है, मेहनत से पढ़ाई करिए। कौन पढ़ाई करेगा? जिसको पढ़ने का मौका मिलेगा। और कलम किताब को कुछ चंद पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया गया है। अब इसमें बचाने को भी नहीं है। इसलिए मैंने किसान आंदोलन से इसको जोड़ा कि वो समझ गए कि फसल और नस्ल बिक रही है, तो बचाने एक बार आए, दोबारा फिर आ रहे हैं। और हमारे देश के लोग शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाए। इसलिए इस बैनर के लोग जब ये मुहिम चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे मुहिम के साथ खड़े हों। भले नौकरी छीन ली हमारी, क्या हम तो 14 साल नौकरी कर लिए, लेकिन उनका क्या जिनके हाथ में आज भी कलम और किताब नहीं पहुंची? और अगर उनको ये नौकरी बड़ी चीज नहीं है, विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर, और जब 22 जनवरी को फिर से इस देश में 1947 की तरह एक दिन आया, देश के बड़े लोगों ने बोला है भाई देश आजाद 1947 में नहीं हुआ, 2014 में हुआ, उसके बाद दूसरी तारीख 22 जनवरी 2024 है। तमाम झोपड़ियों के भाग खुल गए। उस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय अयोध्या से कमतर नहीं था। वहां प्रोफेसर, शोधार्थी एक धर्म का झंडा लेकर, एक धर्म के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नाच रहे थे, और वो नारे लगा रहे थे जो बाहर कम पढ़े लिखे लोग लगाते थे। तो हमें कम डर लगता था कि चलो पढ़े लिखे लोग तो समझदार होंगे। हमने इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को वो नारा लगाते देखा है, राज तिलक की करो तैयारी। उनको पता ही नहीं कि राज तिलक नहीं होता, लोकतंत्र है, और प्रोफेसर ये नारा लगा रहा था। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की फेसबुक प्रोफाइल चेक करिए, हमारे साथ के लोग हैं। एक हमारा कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसमें एक हफ्ते 10 दिन पहले 76 कुंडी महायज्ञ हुई है।
वो वही कॉलेज है जिसने लड़कियों के हॉस्टल की जमीन पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि वो गोबर जो उस गौशाला से निकलेगा उसे बीएचयू वाला वो प्रोफेसर खरीदेगा जो कह रहा था गोबर से हम कैसे विज्ञान डेवलप करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। बाद में पता चला उस गोबर की खपत दिल्ली में ज्यादा है, इसलिए बीएचयू नहीं भेजा जाएगा। ये सारे किस्से 2024 के विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के शोध पे विषय कौन तय कर रहा है, पीएचडी का एडमिशन कैसे हो रहा है। कैबिनेट मंत्री के लोग फोन करते हैं कि पीएचडी में हमारे कैंडिडेट का एडमिशन करा दीजिए। पहले के समय में जब लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, तो गुरु लोग जो अपनी जाति के होते थे उन जाति के लोगों को चुन करके शिक्षा देते थे और बाद में गुरु दक्षिणा लेते थे। और द्रोणाचार्य सम्मान आज भी इस देश में दिया जाता है। अगर द्रोणाचार्य है तो एकलव्य भी होगा और पूछा जाएगा कि एकलव्य का अंगूठा कब काटा गया। आज के एकलव्य का करियर ही छीना जा रहा है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास कोई जुगाड़ नहीं, कोई लिंक नहीं। विश्वविद्यालय के भीतर का मैं एक हिस्सा बता रहा हूं। यहां बहुत सारे छात्र संगठनों के लोग बैठे हैं, वो छात्रों को क्या समस्या होगी वो बताएंगे। और मैंने इसीलिए अपनी किताब लिखी, मैं उस किताब का प्रचार करना नहीं चाहता। आपका दिल करे तो पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा। वो शायद मैंने अपने लिए लिखी है कि उन 14 सालों में मैंने विश्वविद्यालयों को वहां से यहां पहुंचते देखा। अब केवल डिग्री बांटने के कारखाने बन चुके हैं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एक झंडे वालान के इशारे पर चुन करके आते हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो एक जमाने में द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे कि तुमको शिक्षा दे दी, उसकी दक्षिणा दो। आज विश्वविद्यालयों में अगर आपको प्रोफेसर की नौकरी लेनी है तो पहले आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। बीएचयू के एक कुलपति का आंकड़ा सामने आ गया था कि कितने करोड़ रुपया उन्होंने नौकरी देकर के कमाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने रुपए रेट चल रहा है। मैं बहुत खुश होकर के नहीं, बहुत अफसोस के साथ ये भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर आपको प्रोफेसर की नौकरी चाहिए तो क्या क्या करना पड़ रहा है। और मैं तो बोल रहा हूं, मेरे जैसे 1000 लोग लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय में निकाल दिए गए जो उनकी विचारधारा के नहीं थे, जो उनकी शाखा में नहीं जाते थे। और 50 साल 40 साल पहले से लेकर के अब तक वो लोग उस विश्वविद्यालय में नौकरी पाए हैं जब उनकी सरकार नहीं हुआ करती थी। विश्वविद्यालय एक विचारधारा, एक धर्म और एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। और आज विश्वविद्यालय एक पार्टी, एक विचारधारा के बन चुके हैं। कांशी राम पर कार्यक्रम करने वाला वर्धा विश्वविद्यालय के लोगों ने अपने यहां के बच्चों को सस्पेंड कर दिया था और अभी 3 बच्चों को सस्पेंड किया है। कोर्ट ने नोटिस दी कि विश्वविद्यालय ऐसा कैसे कर सकता है, वहां कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। अब इन विश्वविद्यालयों में सेमिनार कराने के लिए अगर आप कोई जगह मांगिए तो आपको जगह नहीं मिलेगी। ये छोटी समस्या है। और बड़ी समस्या ये है कि विश्वविद्यालयों की फीस महंगी हो गई। सेल्फ फाइनेंसेस कोर्स आ गए हैं। 300 रुपए फीस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाई की। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं नौकरी पर आया तो जिन कोर्सेज की फीस 4000 5000 थी, आज वो फीस 40000 50000 तक जा रही है। और धीरे धीरे वो सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज अप्लाई हो चुके हैं। हेफा से लोन लिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी आपको लोन देगी। जेएनयू कितने करोड़ ले चुका है, डीयू कितने करोड़ ले रहा है, ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं और यहां आने का मकसद यही है कि कई बार नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। जब भी कोई ऐसी उम्मीद दिखती है कि कुछ नौजवान, कुछ छात्र संगठन उस नौजवान भारत को बचाने के लिए अपना एक एजेंडा ला रहे हैं, तो यह बात कहना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस एजेंडे के साथ खड़े हैं। इन विश्वविद्यालयों को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का प्लेसमेंट सेंटर नहीं बनने देना चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे नौकरी प्रोसीजर फॉलो करके निकाली दी गई और एक लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रही है जिसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उन विद्यार्थियों से कंप्लेन कराई जो इनरोल्ड ही नहीं थे, जो एग्जिस्ट नहीं करते। और वो ऋतु वहां पर प्रोटेस्ट कर रही, कोई सुनने वाला नहीं, चार्जशीट फाइल है। और अब विश्वविद्यालय में इस तरह के माहौल पूरी तरह बदल चुके हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, शिक्षा का मतलब यह होता है कि वो अपने नागरिकों में चेतना पैदा करेगी।
अब उसे डिग्री बांटने के कारखाने बना दिए गए। केवल डिग्री दी जाएगी, एटीएम मशीन में पैसा, एटीएम मशीन में एटीएम लगाइए, पैसा लीजिए। अब यहां विश्वविद्यालय में पैसा डालिए, डिग्री ले जाइए। और ये डिग्रियां बांटने के कारखाने सोशल जस्टिस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब इनमें कोई गेस्ट फैकल्टी, अब एडहॉक अपॉइंटमेंट बंद हो गया, ये आखिरी चंक था, आरएसएस के लोगों ने अपने लोगों को भर दिया। गेस्ट फैकल्टी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे लेटरल एंट्री में 340 लोग सेक्रेटरी बनाए गए डायरेक्ट, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है, वैसे अब रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर दिया। तो एजुकेशन सिस्टम में बचा क्या है? सिलेबस में अब पढ़ाया जाएगा सुंदर कांड, कबीर नहीं पढ़ाए जाएंगे, और पढ़ाए भी जाएंगे तो उनके कैसे दोहे होंगे जिससे पढ़ के लोगों को लगे कि कबीर भी पढ़ने लायक नहीं है। पूरी तरह सिलेबस बदल गया। मैं हिंदी का हूं इसलिए उसका रेफरेंस ले रहा हूं। तो सिलेबस पूरी तरह बदल गया, जो पीढ़ियां बदल देगा। पढ़ाई महंगी हो गई, गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे इस पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, और विश्वविद्यालय घोर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। अगर इन्हें बचा सकते हैं तो ये जो 1 लाख लोग अभी भी हिम्मत किए हैं, यंग इंडिया के लोगों ने जो हिम्मत की है, अगर इससे बचा सकते हैं तो इस बचाने की मुहिम के साथ हम शामिल हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।